लेवल्स ऑफ पर्सनैलिटी। लेवल्स ऑफ पर्सनैलिटी दिए थी उन्होंने सिगमंड फ्रायड ने, जिसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस या अनकॉन्शियस। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। कॉन्शियस क्या होता है? कॉन्शियस हमारे प्रेजेंट मोमेंट के अंदर वो तमाम चीजें जो होती हैं जो हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं प्रेजेंट मोमेंट के अंदर। आप इस वक्त मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप इस वक्त स्क्रीन पर जो स्लाइड्स चल रही हैं इनको पढ़ रहे हैं, ये आपका कॉन्शियस है। ठीक है, आप जिन चीजों से अवेयर होते हो प्रेजेंट मोमेंट के अंदर उसको कॉन्शियस बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद अनकॉन्शियस। कॉन्शियस के बाद मैं डायरेक्ट जाऊंगा अनकॉन्शियस की जानब। अनकॉन्शियस क्या होता है? हमारा अनकॉन्शियस पर्सनैलिटी का वो पार्ट होता है जहां पर हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स या हमारी वो मेमोरीज पड़ी होती हैं जो हमारे लिए या एक्सप्रेस करना हमारे लिए नुकसानदेह होता है, या जो हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं होती, डिस्कम्फर्ट का बायस होती हैं, तो हम उनको रिप्रेस कर देते हैं या सप्रेस कर देते हैं, अनकॉन्शियस के अंदर धकेल देते हैं। वो बहुत सी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि कुछ ऐसे बिहेवियर्स भी हो सकते हैं जिनको एक्सप्रेस करना सोसाइटी हमें अलाउ नहीं करती, या हमारे कुछ बैड एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जिनको हम किसी को बताना नहीं चाहते और ना ही हम याद रखना चाहते हैं। वो कोई ट्रॉमा हो सकता है, वो हमारे साथ कोई बैड एक्सपीरियंस हो सकता है, वो सारे हमारे अनकॉन्शियस में चले जाते हैं जब हम उनको दबाते हैं। ये वो पार्ट है जिससे हम अवेयर नहीं होते। उसके बाद आता है हमारे पास सबकॉन्शियस। ये सब कॉन्शियस आपको ज्यादातर मिलेगा नहीं, लेकिन मुझे एक बुक में मिला है तो मैंने कहा आप लोगों को बता देता हूँ। प्री कॉन्शियस ही ज्यादातर दिया होता है। तो सब कॉन्शियस क्या होता है? माइंड लेवल बिलो द लेवल ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस। कॉन्शियस हमारा जो पर्सनैलिटी का पार्ट होता है, कॉन्शियस उससे पीछे वाला जो पार्ट होता है, यानी कि अनकॉन्शियस और कॉन्शियस के दरमियान में ये पार्ट होता है सब कॉन्शियस। और जो प्री कॉन्शियस होता है वो इसी सब कॉन्शियस का हिस्सा होता है। प्री कॉन्शियस के अंदर वो तमाम यादें होती हैं जिनसे हम अवेयर तो नहीं होते, हमारा तमाम वो मटेरियल होता है जिससे हम अवेयर नहीं होते, लेकिन यानी कि वो हमारे कॉन्शियस में मौजूद नहीं होती, लेकिन अगर हम थोड़ी सी एफर्ट करें, थोड़ी सी कोशिश करें तो हमें याद आ जाता है। मैं आप लोगों से अगर पूछूं कि आपने कल रात क्या खाया था, अभी आपके कॉन्शियस में नहीं था, वो नहीं है आपके कॉन्शियस में, लेकिन आप थोड़ी सी एफर्ट करते हो, याद करते हो तो आप बता देते हो, वो आप प्री कॉन्शियस में से उठा रहे होते हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्री कॉन्शियस। वो चीजें जो हमें थोड़ी सी एफर्ट के बाद समझ आ जाती हैं या याद आ जाती हैं। ये एक स्ट्रक्चर है आपके पास कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस की। इसको बाद में देखते हैं, पहले हम इस स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी के अंदर तीन चीजें होती हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था पर्सनैलिटी को सिगमंड फ्रायड ने, इड, ईगो और सुपर ईगो। तो सबसे पहले देखते हैं इड क्या होता है। इड क्या होता है? द फ्रायड एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी अलाइड विद द इंस्टिंक्ट्स, द सोर्स ऑफ साइकिक एनर्जी, जो कि हमारी इंस्टिंक्ट्स के साथ बेसिकली अलाइड होती है। द इड ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द प्लेयर प्रिंसिपल। ये वो हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट होता है, या वो हमारी पर्सनैलिटी के अंदर वो पावर होती है या कुव्वत होती है जो हमें प्लेयर प्रिंसिपल पर चला रही होती है, या हमारी नीड बेस जिसको कह सकते हैं, नीड बेस्ड, प्योरली नीड बेस्ड होती है। यानी कि जैसे ही हमें कोई नीड महसूस होती है तो ये पावर इड से हमें एनर्जी मिल रही होती है, ये हमें ड्राइव कर रही होती है कि उस नीड को फौरन से फुलफिल कर लो। एट बर्थ द इंटायर माइंड कंसिस्ट ऑफ ओनली इड। बच्चा जब, ये इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्सेप्चुअल चीज है, याद रखिएगा। बच्चा जब पैदा होता है तो वो इड के साथ ही पैदा होता है, उसमें उस वक्त जस्ट इड होती है। ठीक है, इड की पावर होती है, यानी कि उसने, उसको चीज चाहिए ही चाहिए होती है, उसने नहीं सोचना होता कि ये गर्म है या ठंडी है या अच्छी है या बुरी है, उसने उसको पकड़ना ही होता है, उसने उसको लेना ही होता है। वो क्रियोसिटी के तौर पर भी हो सकता है, वो उसकी एक्चुअल नीड के तौर पर भी हो सकता है। यानी कि अगर उसको भूख लगी है तो उसने लाजमी उसको चीज चाहिए चाहिए, और उसके मुंह में जो भी डालेंगे उसने उसको चबाने की कोशिश करनी ही करनी है। वो बाद की बात है कि उसको फायदा होता है या नुकसान होता है। इट कंसिस्ट ऑफ प्योर अनअडल्ट unadulterated instinctual energy and exist entirely on unconscious level। एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक तो ये कि ये पैदा होते ही बच्चे में आ जाती है, वो दूसरा ये कि ये टोटली अनकॉन्शियसली ये वर्क कर रही होती है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अनकॉन्शियस में। ये जो ऊपर मैंने मॉडल गुजारा है ना, ये देखें, हमारे पास इड है, ठीक है,
और ये सारी अनकॉन्शियस के अंदर मौजूद है, आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, सारी अनकॉन्शियस के अंदर मौजूद है, अनकॉन्शियसली वर्क कर रही होती है। अच्छा, इट इज द सोर्स ऑफ बेसिक ड्राइव्स ऑपरेट्स अंडर द प्लेजर प्रिंसिपल। प्लेजर प्रिंसिपल का मतलब है कि आपको जो नीड आपको पैदा हुई है ना, नीड आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो पूरी हो जाए, ग्रेटिफाई हो जाए वो चीज। इट वांट्स इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स। द इट हैज टू मींस ऑफ सेटिस्फाइंग बॉडीली नीड्स, रिफ्लेक्स एक्शन एंड विश फुलफिलमेंट। अब दो चीजें दो तरीकों से होती है इसकी जो नीड पूरा होती है, एक होता है रिफ्लेक्स एक्शन, विश फुलफिलमेंट। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? इज रिस्पॉन्डिंग ऑटोमेटिकली टू अ सोर्स ऑफ इरिटेशन, यानी कि ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स जब हम कर रहे होते हैं। एन इन्फेंट में स्नीज इन रिस्पॉन्स टू एन इरिटेंट इन द, जैसे जब हमें मतलब कि छींक आती है, तो वो एक तरह की नीड ही होती है हमारी। या आप इस तरह से कह सकते हैं कि हमें जो इरिटेशन हो रही होती है या हमें प्रॉब्लम आ रही होती है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, या मैं थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूं कि अगर आपको पेन हो रहा है ना, उसको उस पेन के लिए आपको रिलीफ भी चाहिए ना, तो वो भी आपकी समझ लो नीड है। जब पेन हो रहा होता है उसके लिए हमें फौरन क्या चाहिए होता है? रिलीफ चाहिए होता है कि पेन खत्म हो जाए, तो वो भी एक तरह से आपकी नीड होती है, वो भी इसी के अंदर आती है। और कहते हैं कि इसी तरह से जब हमारे नाक के अंदर कोई चीज घुस जाती है तो हमें फौरन से छींक आती है, क्योंकि हमें उस वक्त नीड होती है, क्योंकि प्रॉब्लम हो रही होती है, हमें इरिटेट हो रहे होते हैं हम। ठीक है, तो इसको आप जनरलाइज कर लो हर जगह पे। इन बोथ केसेस रिफ्लेक्स, उसके बाद क्या था, अच्छा, इन बोथ केसेस रिफ्लेक्स एक्शन इज इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग टेंशन। या आप इस तरह भी कह सकते हैं, टेंशन को जब रिड्यूस करते हैं तो उस वक्त, ये लाजमी नहीं है, एक चीज जहन में रखनी है कि लाजमी नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर नीड्स की बात वही हो रही है कि खाना पीना कपड़ा सोना और ये वो। इसमें मतलब कि हर तरह की चीज आ जाएगी। जब आपको टेंशन हो रही है उस वक्त भी आपको रिलीफ चाहिए, अगर आपको पेन हो रही है उस वक्त भी रिलीफ चाहिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, एंग्जाइटी हो रही है या कुछ और चीज हो रही है, आपको रिलीफ चाहिए। कफिंग एंड ब्लिंकिंग आर अदर एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, ये भी उसकी एग्जांपल्स हैं। विश फुलफिलमेंट क्या होता है? इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। इट इज द कंजरिंग अप ऑफ एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इवेंट दैट इज कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग अ बायोलॉजिकल नीड। फॉर एग्जांपल, अ हंग्री पर्सन थिंक्स ऑफ फूड रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स। इसमें क्या होता है कि बंदा जब भूख लगती है तो वो खाने, डिफरेंट खानों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। तो ये भी एक मतलब के सेटिस्फाई करने का या ग्रेटिफिकेशन हासिल करने का एक तरीका होता है। ठीक है, यानी कि जब भूख लगती है तो डिफरेंट चीजों के बारे में हम, आप कभी ये आजमा लीजिएगा कि आपको जोरों की भूख लगी होगी तो आप क्या कर रहे होते हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा होता है, सारी चीजें भूल जाती हैं, आपके पसंदीदा खाने आपके जहन में चल रहे होते हैं। तो वो एक तरह से हम ग्रेटिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, अपनी उस इंस्टिंक्ट को या नीड को। उसके बाद है जी, इट कॉरेस्पॉन्ड टू द फ्राइड अर्ली नोशन ऑफ द अनकॉन्शियस। ये उसका अनकॉन्शियस के बारे में जो अर्लियर उसने नोशन या उसका नजरिया था वो दिया था इसने। ठीक है, द इड इज द द ईगो एंड सुपर ईगो हैव अनकॉन्शियस एस्पेक्ट्स एज वेल। ईगो की बाद में बात करते हैं। द इड इज अ पावरफुल स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सनैलिटी बिकॉज इट सप्लाइज ऑल द एनर्जी फॉर द, मतलब वही वाली बात की एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है। इट ऑल्सो इट नोज ओनली इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इसके अंदर चाहिए होती है, इसको इसको कोई मतलब कि कोई लॉजिक, कोई रीजन, कोई मोरालिटी इसके सामने नहीं होती। आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये आपके अंदर एक तरह का शैतान होता है कि इसने सिर्फ अपने अपना सोचना है, सेल्फिश होके सोचना होता है इड ने। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको आपको आगे जाके देता हूँ, समझ आ जाएगी आपको। अच्छा, उसके बाद है जी, वी माइट कंपेयर द इट टू द न्यू बॉर्न बेबी हु क्राइज। अब वो कंपेयर कर रहा है उसको बेबी के साथ, हु क्राई एंड फ्रेंटिकली waves its legs and arms when its needs are not met। जब उसकी नीड्स पूरी नहीं होती तो वो क्या कर रहा होता है? रो रहा होता है, अपने हाथ पांव चला रहा होता है। बट हु हैज नो नॉलेज ऑफ हाउ टू ब्रिंग अबाउट सेटिस्फेक्शन, लेकिन उसको नहीं पता कि कैसे सेटिस्फेक्शन लानी है। हंग्री इन्फेंट्स कैन नॉट फाइंड फूड ऑन देयर ओन, वो खुद तो खाना नहीं तलाश कर सकते या उठा सकते। द ओनली वेज द इड कैन अटेम्प्ट टू सेटिस्फाई इट्स नीड्स आर थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन, या फिर विश fulfilling hallucinatory or fantasy experiences with Freud's labeled as primary प्रोसेस थॉट। उसके पास दो ही तरीके होते हैं, या तो वो क्या कर ले, रिफ्लेक्स एक्शन करे, जो वो कर रहा है, रो रहा है, या वो फिर उसके बाद हाथ पांव चला रहा है। दूसरा वो क्या करे,
दूसरा वो क्या करेगा, वो विश फुलिंग करेगा, यानी कि वो इमेजिन करना शुरू करेगा या इमेजिन करने की कोशिश करेगा, फैंटेसी एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, ये इसका कहना है। इस प्रोसेस को उसने क्या बोला है, प्राइमरी प्रोसेस थॉट। प्राइमरी प्रोसेस थॉट क्या होता है, चाइल्ड लाइक थिंकिंग बाय विच द इड अटेम्प्ट्स टू सेटिस्फाई द इंस्टिंक्चुअल ड्राइव्स, के जिसमें वो जो इड होती है सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है ड्राइव्स को। प्लेजर प्रिंसिपल क्या होता है, द प्रिंसिपल बाय विच द इड फंक्शंस टू अवॉइड पेन एंड मैक्सिमाइज प्लेजर। वही वाली बात के पेन को कम करने की कोशिश करती है और प्लेजर को ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करती है। उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर के अंदर जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ईगो। सेकंड पार्ट है द फ्रॉइड, the rational aspects of the personality responsible for directing and controlling the instincts according to the reality principle। ये बेसिकली reality principle पर काम कर रही होती है। इसने सोसाइटी को भी देखना होता है, इसने रियलिटी को भी देखना होता है और इसने नीड को भी देखना होता है। इसने आप कह सकते हैं कि सुपर ईगो को भी देखना होता है जो मोरालिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ईगो बिगिंस टू डेवलप ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years, पहले 3 सालों में ये डेवलप हो जाती है। ठीक है, ईगो फंक्शन इन द कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, ये तीनों पार्ट्स में काम कर रही होती है। जो ईगो होती है ना, ये कॉन्शियस में भी करेगी, प्री कॉन्शियस में भी करेगी और किसी हद तक ये अनकॉन्शियसली भी काम कर रही होती है। ठीक है, ईगो जो होती है तीनों पार्ट्स में ये यानी कि तीनों लेवल पे या कह सकते हैं तीनों जगह पर काम कर रही होती है कॉन्शियस के। इस चीज को ध्यान में रखना, ये पूछ लेते हैं अक्सर। अच्छा, मीडिएट्स द लिंक ऑफ द सेल्फ विद द आउटसाइड वर्ल्ड, ये मीडिएट करने की कोशिश करती है एक तो इड और दूसरा इन्वायरमेंट के दरमियान में। ठीक है, इसको इस तरह इन्वायरमेंट और इड का भी कहा जा सकता है या फिर इसको इस तरह भी कहते हैं इड और सुपर ईगो के दरमियान में भी ये करने की कोशिश करती है, क्या कह रहा, कोलैबोरेट करती है और मीडिएट करने की कोशिश करती है, उनको जोड़ने की कोशिश करती है। बाज दफा ऐसा होता है कि जो ईगो इड है वो कहती है कि मुझे चीज चाहिए, जबकि सुपर ईगो कहती है कि नहीं, ये मोरली ये चीज ठीक नहीं है, तो फिर ये वहां पर आके क्या करवाती है, उनकी सुलह करवाती है। बेसिकली पहले हमें पढ़ना चाहिए था सुपर ईगो, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाता है। सुपर ईगो को देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज है सेकेंडरी, हमने उधर पढ़ा था प्राइमरी प्रोसेस थॉट, यहाँ पर सेकेंडरी प्रोसेस थॉट है। प्राइमरी में तो हमने ये देखा था कि चाइल्ड लाइक थिंकिंग होती है उसकी, कि इमेजिन करने की कोशिश करता है, या मतलब कि चाइल्ड लाइक करने की कोशिश करता है जिसमें कोई लॉजिक या रैशनैलिटी नहीं होती। मेच्योर थॉट, इसमें सेकेंडरी थॉट क्या होती है, मेच्योर थॉट प्रोसेस नीडेड टू डील रैशनली विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड। यहाँ पर वो रैशनली और मेच्योरली चीजों को प्रोसेस कर रहा होता है, सोच रहा होता है, ठीक है, एक्ट कर रहा होता है ताकि वो अपनी नीड को ग्रेटिफाई कर सके। रियलिटी प्रिंसिपल क्या होता है, बाय विच द ईगो फंक्शंस टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट कंस्ट्रेंट्स ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ द इड इंस्टिंक्ट। जब भी इड की कोई नीड आती है सामने तो ये कोशिश करती है हमें एक अप्रोप्रिएट वे प्रोवाइड करने का, कि हम रैशनली, लॉजिकली और मोरालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और अपनी नीड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बैलेंस वे में अपना वो जो ग्रेटिफिकेशन है उसको कर लें या नीड को पूरा कर लें। सुपर ईगो क्या होता है, द मॉरल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी, इंटरनलाइजेशन ऑफ द पेरेंटल एंड सोसाइटल वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स। जो सुपर ईगो होती है, ये जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो इसका काम ये होता है कि इसने ये हमें बताना होता है कि ये काम आपके वैल्यूज, आपकी सोसाइटी या आपके स्टैंडर्ड के या मोरालिटी के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ठीक है, इसने ये कहना होता है, ठीक है, आपकी नीड यानी कि आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, आपकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग है या नहीं है, या आपने आपके पेरेंट्स ने जो आपको बताया उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, या मोरालिटी मॉरली ये ठीक है या नहीं है, जो सुपर ईगो ने बताना होता है हमें। ठीक है, इसका कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है। सुपर ईगो स्टार्ट्स टू इमर्ज अराउंड एज 5, 5 साल तक ये इमर्ज हो जाती होती है, सुपर ईगो डेवलप होती है। द सुपर ईगो इज प्रेजेंट इन द कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, ये तीनों लेवल पे मौजूद होती है। ठीक है, ये बार दफा पूछ लिया जाता है कि ये कब डेवलप होती है और ये कहाँ कहाँ काम कर रही होती है, कहाँ कहाँ वर्क कर रही होती है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो कॉन्शियस और दूसरा ईगो आइडियल। कॉन्शियस क्या होता है, a component of the super ego that contains behaviors for which the child has been punished। कॉन्शियस के अंदर वो तमाम चीजें होती हैं, वो तमाम बिहेवियर्स मौजूद होते हैं जो बच्चे को पता होता है या हमें पता होता है कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है, यहाँ यहाँ पर सजा मिलती है इन बिहेवियर्स पर या इन कामों पर पनिशमेंट मिलती है।
ईगो आइडियल के अंदर वो तमाम बिहेवियर मौजूद होते हैं जो कि हम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, यानी कि आइडियल की बात हो रही है ना यहाँ पर। तो वहां यहाँ पर तमाम मॉरल और आइडियल बिहेवियर्स मौजूद होते हैं, जिनको हम परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं या जिनके लिए हमें स्ट्राइव करना होता है। अब आ जाते हैं ये कैसे काम कर रही होती हैं चीजें, मैं आपको बताता हूं। यहां पर हमारे पास है, एक मिनट रुकें, ये एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूसरे वाली देता हूँ। शायद मैं एग्जांपल चेंज करना भूल गया। इसकी एग्जांपल बड़ी इजी सी मैं आपको देता हूँ, बड़ी आसान सी, आपको समझ आएगी बड़े अच्छे से। अच्छा जी, मिल गई। एक मिनट रुकें जरा। चलें, रिकॉर्डिंग हमने ऑन ही नहीं की थी। चले, मैं इस एग्जांपल को मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग के अंदर भी आ जाए। अब हमने देखना है कि ये जो इड है, ईगो और सुपर ईगो कैसे काम कर रही होती है, या अगर हम ये कहना चाहें कि जो ईगो है वो कैसे सुपर ईगो और इड के दरमियान में अपना रोल प्ले कर रही होती है। फर्ज कर लेते हैं कि आपको पैसों की जरूरत है, ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है। अब आपने देखा, सख्त जरूरत है आपको, शदीद जरूरत है। अब आपने देखा, आपको पता है कि आपकी मम्मा कहाँ पर पैसे रखती है, ठीक है। इड आपको कहती है कि आप चुप करके ना वहां से चुरा लो। मैंने इड की बात की थी कि ये इसको कोई भी मोरालिटी की बात नहीं होती, कोई भी इसको शर्म या शर्मिंदगी वाली बात नहीं होती, ठीक है। ये कहता है कि भाई मुझे जरूरत है तो जरूरत है, मुझे नहीं इस चीज से गर्ज के वो सही काम है या गलत है, बस मेरी नीड पूरी करो। अच्छा, अब इड बोलेगी कि वहां से पैसे चुरा लो, किसी को क्या पता चलेगा। सुपर ईगो फौरन वहां पर बीच में कूद पड़ती है कि नहीं भाई, ये मॉरली ठीक नहीं है, तू तेरे मुंह पे ऐसी पड़ती है बात कि तू चोरी करे, ठीक है। पढ़ा लिखा बंदा या बंदी हो, शर्म नहीं आएगी चोरी करते हुए। तो फिर वहां पर ईगो आती है। अब दोनों में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है। अगर एक और अहम बात यहाँ पर मैं बता दूं, अगर इड और ईगो में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए ना, शदीद कॉन्फ्लिक्ट हो जाए और ये सॉल्व ना करवा पाए ईगो, तो फिर बंदा एंग्जाइटी की तरफ चला जाता है, ठीक है। फिर हमें डिफेंस यूज करना पड़ते हैं। अच्छा, वो आगे डिस्कस करते हैं कैसे। ईड और ईगो क्या आपस में झगड़ रही है, ईगो फिर दरमियान में, सॉरी, ईड और सुपर ईगो झगड़ रही है, ईगो दरमियान में आती है और बैलेंस कराती है कि भाई ऐसा करो, सब्र करो, लड़ाई ना करो, आप ऐसा करो, चोरी ना करो, जरूरत भी पूरी कर लो, लेकिन बता के, अपनी अम्मी से उधार ले लो, भाई से उधार ले लो, बहन से उधार ले लो, दोस्त से उधार ले लो, उसको बोलो हम मैं बाद में वापस कर दूंगी, मुझे दे दो। इस तरह वो इड को भी सेटिस्फाई कर देती है और सुपर ईगो को भी सेटिस्फाई कर देती है, और एक अच्छा ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव आपको प्रोवाइड कर देती है। इस तरह से ये तीनों चीजें काम कर रही होती हैं। बहुत अरसा मुझे इसकी समझ नहीं आई थी, बहुत अरसा मैंने इसको बड़ी मेहनत के साथ इसको, हालांकि ये बहुत कोई मुश्किल बात नहीं है, सिंपल सी बात है, लेकिन शायद किसी ने समझाया नहीं था इस तरह से ना, तो इसको बड़ी मुश्किल से समझा था मैंने, यानी कि बहुत लेट समझा था। अच्छा, जो मैंने बात की थी यहाँ पर कि अगर ईड और सुपर ईगो के दरमियान में वो ना हो सके, सुलह ना करवा पाए ईगो, तो ईगो पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, और फिर हम एंग्जाइटी की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से फिर हम अपने डिफेंस की तरफ चले जाते हैं, डिफेंस यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बतानी थी कि अगर ये इन दोनों में से, सुपर ईगो या ईगो में से, सॉरी, सुपर ईगो और इड में से जो भी आपकी पर्सनैलिटी पर ज्यादा हावी होगा, उसी तरह की आपकी पर्सनैलिटी होगी। या मैं अगर आपको इस तरह से समझाना चाहूं कि अगर आपने देखना है ना कि इस शख्स की पर्सनैलिटी पर किसका ज्यादा होल्ड है, इड का या सुपर ईगो का, तो आप देख लो कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। अगर तो वो बंदा पॉजिटिव है, तो वो हो सकता है कि वो सुपर ईगो वाला बंदा हो, उस पर सुपर ईगो हावी हो, यानी कि वो एक अच्छा बंदा हो, उसकी अच्छी पर्सनैलिटी हो। लेकिन अगर उस पर इड हावी है ना, तो वो बंदा आपको सेल्फिश नजर आएगा अपने कामों में, अपनी पर्सनैलिटी में, नेगेटिव नजर आएगा अपने कामों में, अपनी पर्सनैलिटी में। तो आपको अंदाजा हो जाएगा। फर्ज करें आपसे ये इंटरव्यू वाले पूछ ही लेते हैं ना कि हाँ जी आप कैसे बताओगे कि इस पर इड हावी है या ईगो हावी, सुपर ईगो हावी है, तो आप बता दोगे कि अगर तो वो नेगेटिव है, ज्यादातर काम उसके नेगेटिव है, पर्सनैलिटी में नेगेटिव है, तो इट मीन कि उस पर इड हावी है। अगर वो मतलब कि हर चीज में पॉजिटिव रह के चलता है, मतलब कि जरा सी भी वो रिस्क नहीं लेता, हर चीज में पॉजिटिव रह के चलता है, मोरालिटी के अकॉर्डिंग चल रहा होता है, फूंक फूंक के कदम रखता है, तो इट मीन्स के सुपर ईगो उस पर हावी है। हमें चाहिए होती है बैलेंस, हमें बैलेंस चाहिए होता है कि सुपर आप आपकी पर्सनैलिटी पे ईगो हावी होनी चाहिए,
ईगो, ईगो हावी होगी तो यानी कि बैलेंस होगा आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, डिसबैलेंस नहीं होगी आपकी पर्सनैलिटी। यानी कि आप बाज दफा अगर आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा, अगर किसी की सुलह कराने के लिए झूठ भी बोलना पड़ेगा, तो ईगो है कि वो झूठ बुलवा देगी आपसे कि यार चलो कोई नहीं, भलाई का मतलब फायदे के लिए झूठ बोलना है, तो वो एक बैलेंस चीज है। अगर आपके ऊपर सुपर ईगो हावी होगी ना, तो आपको अगर लग भी रहा है ना कि यार अगर मैं यहां पर झूठ बोल दूंगा तो किसी का कत्ल होने से बच जाएगा, तो आप झूठ नहीं बोलोगे। सुपर ईगो अगर हावी होगी, आप कहोगे यार कत्ल होता हो जाए लेकिन मैंने झूठ नहीं बोलना, मुझे मेरी इजाजत नहीं देता मेरा जमीर। ये मैं अपनी समझ के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर ईगो होगी तो वो आपको कहेगी कि भाई किसी की जान बचाने के लिए झूठ भी बोलना पड़े, 100 झूठ भी बोलने पड़े, बोल दो, चुप करके बोल दो, बस जल्दी से बोल दो। ठीक है, तो ये वाली इस तरह से भी इसको समझा जा सकता है।